हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक शानदार हॉरर थ्रिलर सीरीज ईस्ट पैलेस का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। श्राप, सियासत का खेल, खतरनाक आत्माएं और हाँ, एक ऐसा घोस्ट हंटर जो इंसानों से ज्यादा इन आत्माओं की दुनिया में रहता है। दोस्तों, इस सीरीज में आप सब कुछ देखोगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। एपिसोड 1 की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहाँ हमें एक पुराने जमाने की सियासत में एक महल दिखाया जाता है, जहाँ बहुत बारिश हो रही होती है। फिर हम एक युवक को देखते हैं जो एक तालाब में खुद की जान ले लेता है। अगली सुबह हमें पता चलता है कि वो युवक उस राज्य का क्राउन प्रिंस है। उस राज्य की राजमाता क्वीन डॉवेजर को देखते हैं, जिन्हें हम अब से राजमाता कहेंगे। वो महाराज को युवराज की मौत की खबर देती हैं। हालांकि महाराज को इस बात से ज्यादा दुख नहीं होता और हम उन दोनों की बातों से ये जान पाते हैं कि इस युवराज के पहले भी महाराज के 2 बेटों की मौत हो चुकी है और ऐसी ही सेम घटना 30 साल पहले भी हो चुकी है। महाराज राजमाता की बात को नकार देते हैं और उन्हें ऐसी अफवाहों पर यकीन न करने की सलाह देते हैं। फिर हमें युवराज के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां महाराज सभी को आत्मा और श्राप वाली बातों पर यकीन करते हुए देखते हैं, जिससे वे गुस्सा होते हैं और ये कहते हैं कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। मगर हम राजमाता को देखते हैं, जिनका प्रेत आत्मा वाले कॉन्सेप्ट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसलिए वो एक शमन द्वारा राज्य की शांति के लिए प्रार्थना करवाती हैं। फिर उस रात जब महाराज सो रहे होते हैं, तो एक आत्मा उन पर हमला कर देती है। वो कहती है कि इस राज्य के राजघराने में से वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन महाराज तुरंत अपनी तलवार से उस आत्मा पर हमला करते हैं और वो आत्मा अचानक गायब हो जाती है। तभी एक नौकर आकर राजा को उनके सबसे छोटे बेटे की हालत के बारे में बताता है। राजा तुरंत अपने बेटे के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा काइंड ऑफ पजेस्ड हो चुका है। उस आत्मा के कब्जे में वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन ठीक समय पर महाराज उसे रोक देते हैं और वो आत्मा बच्चे के अंदर से फिर से महाराज को धमकी देती है कि वो राजघराने के सभी लोगों को खत्म कर देगी। अब इस घटना से महाराज को भी आत्मा वाली बात पर यकीन हो जाता है और उस आत्मा को रोकने के लिए महाराज उस शमन के पास जाते हैं, जिन्होंने 30 साल पहले की घटनाओं को रोका था। वो शमन उन्हें एक लड़के के बारे में बताते हैं जो आत्माओं को देख सकता था और उनके खिलाफ लड़ भी सकता था, जिसका नाम गुचियॉन होता है। शमन बताते हैं कि गुचियॉन की माँ भी एक शमन थी, पर देवता उन पर किसी कारण नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। इस बात से दुखी होकर वो अपने छोटे बेटे गुचियॉन के साथ तालाब में कूद गई। इस दौरान वो खुद तो डूब गई, लेकिन चमत्कारिक तरीके से गुचियॉन पानी में 15 मिनट से भी ज्यादा देर सरवाइव कर गया। वे मानते हैं कि गुचियॉन मरकर फिर से जिंदा हुआ है, इसलिए आत्माओं को देख सकता है। शमन गुचियॉन को उठाते हैं, जो एक आम, साधारण और आलसी किस्म का लड़का होता है। महाराज अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, पर गुचियॉन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें ही बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, जैसे आपने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो आत्मा आपके पीछे पड़ी है। गुचियॉन और भी कहता है कि वो महाराज के हाथ पर जख्म देख पा रहा है और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो वे कभी इन तकलीफों में नहीं पड़ते। ये सब कहकर गुचियॉन वहां से जाने लगता है, लेकिन महाराज के सिपाही उसे एक बक्से में बंद कर लेते हैं और उसी तालाब के किनारे लेकर आते हैं जहां युवराज ने मृत्यु हुई थी। महाराज गुचियॉन को अपने छोटे बेटे के बारे में बताते हैं, जो उस आत्मा के कब्जे में होता है, और वे गुचियॉन को चेतावनी देते हैं कि अगर उसे इस महल से जिंदा जाना है तो गुचियॉन को आत्मा को खत्म करना होगा। गुचियॉन कहता है, अभी तो तालाब में कोई आत्मा नहीं है, शायद वो कहीं और चली गई है और उसे उस आत्मा को राज्य में ढूंढना होगा। ये कहकर गुचियॉन वहां से भागने लगता है, लेकिन महाराज के सिपाही उसे ढूंढ लेते हैं और उसकी अच्छे से खातिरदारी करके महाराज के सामने लाते हैं। महाराज भी गुचियॉन को एक आखिरी चेतावनी देते हैं कि अगर उसने फिर से भागने की कोशिश की तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करके आत्माओं को खिलाया जाएगा। लेकिन अगर गुचियॉन उस आत्मा को खत्म करके युवराज की जान बचा लेता है तो वे ना सिर्फ उसे महल से जाने देंगे, बल्कि उसे मुंह मांगी कीमत भी देंगे। आखिरकार महाराज कहते हैं कि अब से महल में हर कोई गुचियॉन को फेंग शुई मास्टर कहकर बुलाएगा। अगले दिन हमें सैंगैंग नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो महाराज से मिलने आई होती है। महाराज और सैंगैंग की बातों से हमें पता चलता है कि सैंगैंग असल में राजा की बेटी है और उसे 10 साल पहले महल से निकाल दिया गया था। अब महाराज ने सैंगैंग को गुचियॉन पर नजर रखने और उन्हें उसकी हर चाल की जानकारी देने के लिए महल में बुलाया था। महाराज के आदेश अनुसार वो तुरंत गुचियॉन से मिलती है, जो सोने की कोशिश कर रहा होता है। गुचियॉन कहता है कि जिस कमरे में उसे रखा गया है वहाँ बहुत ज्यादा यिन एनर्जी जमा हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ कई आत्माएं रहती हैं। फिर गुचियॉन अपने कमरे की छत की ओर भी देखने लगता है, जैसे वहाँ कोई आत्मा हो। हालांकि सैंगैंग गुचियॉन की बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वह गुचियॉन को धोखेबाज और ढोंगी मानती है। फिर थोड़ी बहस के बाद सैंगैंग गुचियॉन को तैयार करती है और उसे महल की सुपरवाइजर हेड लेडी जोंग के पास ले जाती है। सैंगैंग यहाँ इसलिए आई थी ताकि गुचियॉन राजकुमार की जांच कर सके और उसकी हालत का अंदाजा लगा सके, लेकिन लेडी जोंग तुरंत सैंगैंग को डांटती है और कहती है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। क्वीन डॉवेजर तुमसे और फेंग शुई मास्टर से नहीं मिलना चाहती।
इसके बाद लेडी जोंग जाकर महारानी को सब कुछ बताती है कि कैसे फेंग शुई मास्टर यहाँ आया और अभी ईस्ट पैलेस के उस हिस्से में रह रहा है जिसे शापित माना जाता है, यानी जहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि उस हिस्से में जाने के बाद कई लोग जिंदा नहीं बच पाए, फिर भी घुशियन को वहाँ भेजा गया। हम ये भी देख सकते हैं कि राजकुमार की हालत और खराब हो गई थी। दूसरी ओर घुशियन और सांग्यांग आपस में बात कर रहे थे। तभी घुशियन ने सांग्यांग का हाथ पकड़ा और कहा कि सांग्यांग में बहुत ज्यादा यांग एनर्जी है। फिर घुशियन ने कुछ अलग तरह की आत्माओं के बारे में बताया, जैसे ग्विम। ग्विम आम आत्माओं से अलग होती हैं। आम आत्माएं हमेशा एक ही जगह पर रहती हैं। आत्माएं आमतौर पर किसी इंसान की मौत के बाद बनती हैं, लेकिन ग्विम तब बनती हैं जब किसी एक जगह पर प्रकृति की बुरी ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार जमा हो जाता है। घुशियन को पास ही एक ग्विम दिखाई दी और उसने कहा कि ग्विम में ऐसी कोई आत्मा नहीं होती जिसे भगाया जा सके, इसलिए ग्विम से निपटना बहुत मुश्किल होता है। और ग्विम उन लोगों को परेशान करती हैं जिनके दिलों में अंधेरा होता है, इसलिए इंसानों को हमेशा ग्विम से दूर रहना चाहिए। ग्विम किसी खास इंसान से दुश्मनी नहीं रखती, इसलिए ज्यादातर संभावना है कि तालाब वाली आत्मा ग्विम नहीं बल्कि वोंग गुई है। अब वोंग गुई क्या है? खैर, उससे पहले आपको कॉमन गुई को समझना होगा। कॉमन गुई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका हमारी दुनिया से लगाव बना रहता है, जिसकी वजह से वे मरने के बाद दूसरी दुनिया में नहीं जा पाती, इसलिए कॉमन गुई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन वोंग गुई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बदले की भावना के साथ मरती हैं, इसलिए वे आत्मा बनकर उन लोगों को परेशान करती हैं जिनकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में तकलीफ हुई थी। और वोंग गुई का गुस्सा जितना बढ़ता जाता है, उनका बोझ उतना ही बढ़ता जाता है और वे हमारी धरती से और ज्यादा बंध जाती हैं। तो वोंग गुई से निपटने का तरीका ये है कि उनके गुस्से का जो बोझ धरती से जुड़ा है उसे खत्म या दूर किया जाए, ताकि वे आखिरकार दूसरी दुनिया में जा सकें। और ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। खैर, इसके बाद घुशियन अपने कमरे में जाता है और बेडशीट को फाड़कर उनसे एक लंबी रस्सी बनाने लगता है। फिर वह सांग्यांग से आड़ू के पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ने के लिए कहता है। सांग्यांग वैसा ही करती है और अब तक सांग्यांग को लगता था कि घुशियन एक बेकार और मतलबी इंसान है। खैर, उसी रात राजकुमार की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद शामिन भी राजकुमार की हालत को संभाल नहीं पाता। इस दृश्य को देखते हुए सांग्यांग तुरंत घुशियन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। फिर घुशियन आड़ू के पेड़ की टहनियां और कपड़ों से बनी रस्सी लेकर तालाब की तरफ जाता है। घुशियन आड़ू के पेड़ की लकड़ी पर अपना खून लगाता है और फिर रस्सी को पेड़ से बांधकर अपने गले में डाल लेता है। घुशियन का प्लान ये था कि वह तालाब में उतरेगा और डूब जाएगा, जिससे वह आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाएगा। ये रस्सी एक डोरी की तरह थी जो उसे असली दुनिया से जोड़े रखेगी, वरना उसकी आत्मा ग्विम की दुनिया में कहीं खो जाएगी। इसके बाद घुशियन सांग्यांग की घंटी लेकर अपने कमर पर बांध लेता है, ये कहकर कि उसकी घंटी उसे यांग एनर्जी देगी। और फिर वह सांग्यांग के कान में कुछ कहता है। पानी में जाने से पहले घुशियन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सांग्यांग को उसका शरीर पानी से बाहर नहीं निकालना है। अब जैसे ही घुशियन डूबता है, हम देखते हैं कि वह सच में ग्विम की दुनिया में पहुंच जाता है, जो दिखने में लाल रंग की होती है, बिल्कुल आत्माओं की दुनिया की तरह। यहाँ हमें कई आत्माएं दिखाई जाती हैं, लेकिन घुशियन सीधे उस जगह जाता है जहाँ राजकुमार तड़प रहा होता है। अब सांग्यांग को घुशियन और उसकी घंटी की आवाज भी सुनाई देती है और इससे हमें पता चलता है कि सांग्यांग के पास भी आत्माओं को सुनने की ताकत है, भले ही वह उन्हें देख नहीं सकती। खैर, सांग्यांग भी भागकर उस जगह पहुंचती है जहां राजकुमार मौजूद था। तभी राजकुमार आत्मा के पोजेशन में हवा में तैरने लगता है, लेकिन ऐन समय पर घुशियन वहां आ जाता है। वह आड़ू के पेड़ की टहनी निकालता है जो ग्विम की दुनिया में एक असली तलवार के रूप में उसके साथ होती है। फिर घुशियन उस कमरे में जाता है जहां राजकुमार होता है और यहाँ हम एक आत्मा को देखते हैं जिसमें युवराज को जकड़ के रखा हुआ था। घुशियन अपनी तलवार से आत्मा पर वार करता है और उसका सिर अलग कर देता है, लेकिन इससे वह आत्मा खत्म नहीं होती बल्कि और चिढ़ जाती है। दोनों के टकराव में आत्मा घुशियन पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन ठीक इसी वक्त असली दुनिया में सांग्यांग अपना खून बहाकर अपने सिर पर लगाती है, क्योंकि यही वो बात थी जो घुशियन ने सांग्यांग के कान में बोली थी। दरअसल दोस्तों, जब घुशियन ने आत्मा पर वार किया था तो युवराज की हालत में थोड़ी सुधार हुई थी और इस दौरान सांग्यांग अपने माथे पर खून लगा लेती है, जिससे वह आत्मा सांग्यांग की ओर बढ़ने लगती है और घुशियन को उस आत्मा पर हमला करने का समय मिल जाता है। घुशियन के इस प्लान से आत्मा खत्म तो नहीं होती, लेकिन बहुत कमजोर जरूर हो जाती है। अब लड़ते हुए घुशियन की तलवार भी टूट चुकी थी और असली दुनिया में हमें आड़ू के पेड़ की एक जली हुई टहनी दिखाई देती है। आत्माओं की दुनिया में घुशियन उस आत्मा से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है कि तुम शाही खानदान के इतने लोगों के पीछे पड़े हो। ये सुनकर आत्मा घुशियन पर फिर से हमला करती है, लेकिन घुशियन जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है जहाँ वह ठहरा हुआ था, क्योंकि उस रूम की छत पर 2 चेहरों वाली एक अजीब आत्मा थी जिससे घुशियन मदद मांगता है। घुशियन उस आत्मा से मदद के बदले अपनी थोड़ी यांग एनर्जी देने की डील करता है। अब आत्मा एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाती है और जैसे ही तालाब वाली आत्मा वहां आती है, ये 2 चेहरों वाला मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है।
कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है मानो ये दो चेहरों वाली आत्मा उस तालाब वाली आत्मा को खा जाएगी, लेकिन तालाब वाली आत्मा पूरी ताकत से इस पर पलटवार करती है और जैसे ही तालाब वाली आत्मा वहां से भागती है, ये दो चेहरों वाली आत्मा घुश्यौन पर ही हमला कर देती है। दोस्तों, ये धोखेबाजी देखकर एक बात तो श्योर है, आत्माएं किसी की सगी नहीं होती और उनसे किसी भी तरह की डील करना मानो मौत को इन्विटेशन देने जैसा है। खैर, जैसे ही वो मॉन्स्टर गूचियॉन को मारने लगता है, बाहर तालाब पर खड़ी सैंगयांग रस्सी को खींचने लगती है, जिससे कि गूचियॉन का शरीर पानी से बाहर आ जाता है और इसी के साथ गोस्ट हंटर गोस्ट का डिनर बनते बनते रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह गूचियॉन और सैंगयांग आपस लड़ने लगते हैं। सैंगयांग का कहना था कि उसने गूचियॉन की जान बचाई, जबकि गूचियॉन कहता है कि उसने पहले ही उसे कहा था, कुछ भी हो जाए मुझे पानी से बाहर नहीं निकाले। इस दौरान गूचियॉन को सैंगयांग की सच्ची पता चल जाती है, क्योंकि जब उसने सैंगयांग का हाथ पकड़ा था तो उसके हाथ किसी दासी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुलायम थे। इसीलिए उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि राजा ने उस पर नज़र रखने के लिए अपनी ही बेटी को भेजा है। इसके अलावा सैंगयांग का चेहरा उसके पिता से भी मिलता जुलता होता है और यही कारण था गूचियॉन ने सैंगयांग को अपने सिर पर खून लगाने के लिए कहा था, ताकि वो आत्मा शाही खून की तरफ आकर्षित हो सके। अब गूचियॉन सैंगयांग से कहता है कि वो इस महल से जाना चाहता है। इस पर सैंगयांग कहती है कि वो ईस्ट पैलेस में तभी तक रुक सकती है जब तक वो गूचियॉन पर नज़र रख रही है, यानी उस आत्मा के खत्म होते ही गूचियॉन के साथ साथ सैंगयांग को भी महल छोड़कर जाना होगा। इसीलिए सैंगयांग गूचियॉन के कुछ दिन और रुकने की गुजारिश करती है। दोस्तों, दरअसल सैंगयांग भी महल में अपने निजी मकसद से वापस आई होती है। अब एक बच्चा महाराज के रूम में आता है जो मृत युवराज के मौत के बारे में कुछ जानता था। राजा के पूछने पर वो बच्चा जो भी उसने देखा वो सब बताने लगता है। बातचीत के बाद बच्चा जाने लगता है, लेकिन महाराज अपने गार्ड को कहकर उस बच्चे को मर डालते हैं और हम समझ पाते हैं कि ये महाराज अव्वल दर्जे का कमीना है। दूसरी तरफ सैंगयांग गूचियॉन को बताती है कि जो कोई भी इस महल का राज जान जाता है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। वो ये भी बताती है कि उसके पास आत्माओं की आवाज़ सुनने की ताकत है। बचपन में सैंगयांग ने महल के नमक के गोदाम के अंदर से एक आवाज़ सुनी थी जो कह रही थी कि सांप की केंचुल ने ड्रैगन के बच्चे को मार डाला। और दोस्तों, यहाँ नाग का बच्चा यानी राजा का बेटा और सांप की केचुल असल में तालाब वाली आत्मा की तरफ इशारा करती है। अब सच जानने के लिए सैंगयांग नमक के गोदाम की दोबारा तलाशी लेना चाहती थी, जहां से उसे कुछ सुराग मिल सके। इसी दौरान गूचियॉन की नज़र कमरे के एक कोने पर जाती है जहां एक छेद था और उस छेद के अंदर एक छोटी सी गुईमेई थी। गूचियॉन इस गुईमेई को एक राइस केक देता है और फिर इस गुईमेई को देखते ही वो तुरंत सैंगयांग के साथ वहाँ से भाग निकलता है। गूचियॉन बताता है कि ये एक खास तरह की गुईमेई है जिसे गुमुक साली कहा जाता है और ये किसी जिंदा इंसान से चिपक जाती है। दरअसल ये इंसान की यांग एनर्जी को खाता है, इसीलिए गूचियॉन और सैंगयांग को इस गुमुक साली से बचकर भागना पड़ता है। अब सैंगयांग गूचियॉन को अपने नए कमरे में ले जाती है जो पिछली जगह से काफ़ी बेहतर था, लेकिन गूचियॉन देखता है गुमुक साली अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ कुछ मंत्री राजमाता यानी क्वीन डोवेजर को भड़का रहे थे कि राज्य खतरे में है क्योंकि राजा का आखिरी बेटा क्राउन प्रिंस बीमार पड़ गया है। तभी कहानी में प्रिंस इक्सैंग की एंट्री होती है। कहानी के इस मोड़ पर हमें ये बताया जाता है कि महाराज राजमाता डोवेजर का सगा बेटा नहीं होता, जिस कारण राजमाता महाराज को पसंद नहीं करती और प्रिंस इक्सैंग जो कि राजघराने से ही ताल्लुक रखता है, राजमाता को मिलने आया है। असल में ये दोनों प्रिंस इक्सैंग के छोटे बेटे को तख्त पर बिठाने का प्लान बना रहे थे, भले ही वो शाही खून का सीधा वंशज नहीं है। इसी बीच सैंगयांग गूचियॉन के साथ लेडी जोंग के पास वापस जाती है ताकि वे राजमाता यानी क्वीन डोवेजर को कुछ ज़रूरी जानकारी दे सकें। तभी गूचियॉन का ध्यान एक सांप जैसी आत्मा पर जाता है। खैर, लेडी जोंग ये कहकर उन्हें फिर से मना कर देती हैं कि राजमाता व्यस्त है, लेकिन गूचियॉन कहने लगता है कि वो तालाब वाली आत्मा के बारे में जानकारी लाया है। अगर वे लोग नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, और वे लोग तख्त पर कौन बैठेगा इस बात पर अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं। उसी वक्त हम एक और महिला को देखते हैं जिसे देखकर सैंगयांग ग्रीट करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गूचियॉन सैंगयांग से उस महिला के बारे में पूछता है और सैंगयांग बताती है कि वो महिला असल में उसकी दादी है। अब सैंगयांग अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताती है, जैसे कि मौजूदा महाराज असल में राजमाता का सगा बेटा नहीं है, बल्कि राजमाता के पति जो पूर्व राजा थे उनकी कई उपपत्नियां थीं और उनका दर्जा हमेशा महारानी से नीचे हुआ करता था। मौजूदा राजा भी एक उपपत्नी का ही बेटा है और मौजूदा राजा के 4 भाई भी थे जो कायदे से तख्त पर बैठने वाले थे, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाए। इसीलिए मौजूदा राजा तख्त पर बैठा है, भले ही वो पूरी तरह से शाही खानदान का नहीं है, क्योंकि उसकी माँ एक उपपत्नी थी। अब चूंकि मौजूदा राजा एक उपपत्नी का बेटा है, इसलिए राजमाता उसे निचले खून का मानती हैं और उसे कभी भी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करती। इसीलिए वो तख्त अब प्रिंस इक्सैंग के बेटे को देना चाहती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा के मंत्री उससे सलाह देते हैं कि तख्त अब प्रिंस इक्सैंग के बेटे को दे देना चाहिए,
लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि राजा अपने बेटे को तख्त पर बिठाना चाहता था, मगर वो बीमार है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रिंस इक्सैंग असल में उस शामन के साथ साजिश रच रहा था, जिसे हमने मौजूदा क्राउन प्रिंस को बचाते हुए देखा है। और इसी के साथ ये साफ हो जाता है कि वो शामन महाराज के बेटे तो बचा नहीं रहा, बल्कि उसे मौत के मुंह में ढकेल रहा है। लेकिन तभी गुचियॉन ने आत्मा को भगा दिया और तब से इक्सैंग फेंग शुई मास्टर पर नजर रखने का ऑर्डर देता है और जरूरत पड़ने पर गुचियॉन को मारने का भी ऑर्डर दे देता है। अब उसी रात राजा को अंदाजा हो जाता है कि राजमाता उसके खिलाफ जा रही हैं, इसीलिए राजा अपनी चाल चलता है। वो अपने आदमी को नमक के गोदाम में भेजता है, जहां उसका आदमी जमीन में गड़े कुछ मटकों को खोदकर निकालता है और उन्हें फोड़ देता है। इससे कई आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं, जो यहाँ के गार्ड्स पर हमला कर देती हैं। ये साफ था कि ये आत्माएं राजमाता के पीछे भी जाएंगी। वैसे भी शाही परिवारों में हुकूमत या तख्त की राजनीति आम बात होती है। अगली सुबह एक छोटी लड़की सैंगैंग के साथ कमरा शेयर करने आती है। वो बताती है कि कैसे कल रात कई आत्माओं ने सैनिकों पर हमला कर दिया और वे आत्माएं राजमाता पर भी हमला कर सकती हैं। ये सुनकर सैंगैंग गुचियॉन के पास जाती है, जो गुमोक साली को भगा रहा था, क्योंकि वो उसकी यांग एनर्जी को चाट रहा होता है। फिर वे दोनों नमक के गोदाम की तरफ जाते हैं, जहाँ सैंगैंग अकेली अंदर जाती है ताकि वो आत्माओं को सुन सके। आत्माएं वही बात कहती हैं कि सांप की केंचुल ने नाग के बेटे को मार डाला। इस मोड़ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बीते वक्त में नमक के गोदाम में खून से सांप की केंचुल वाली ये बात लिखी गई थी। इसे देखकर राजमाता बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने नमक के गोदाम में काम करने वाली सभी महिलाओं को बांधकर उसी नमक के घर में बंद कर दिया था। जब तक गुनहगार सामने नहीं आ जाता, तब तक उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं थी। अब दोस्तों, राजमाता इतने गुस्से में इसीलिए थी क्योंकि उनका जन्म ईयर ऑफ स्नेक में हुआ था, जिसका मतलब था कि राजमाता ही क्राउन प्रिंस को मार रही हैं, क्योंकि नाग का बेटा क्राउन प्रिंस है और सांप की केचुल का इशारा राजमाता की तरफ है। अब होता यह है कि उस रात नमक के गोदाम में आग लग जाती है और बंधी हुई सभी महिलाएं उस आग में जलकर मर जाती हैं। मगर राजमाता ने इस हादसे को दबा दिया और महिलाओं के बचे हुए जले हुए अवशेषों को नमक के गोदाम में ही दफना दिया, ताकि उनकी आत्माएं वही कैद रहें। इसलिए जब राजा के आदमियों ने मटके फोड़े तो वही आत्माएं आज़ाद हो गई और वे राजमाता से बदला लेने निकल पड़ी। हालांकि राजमाता को भी अंदाजा हो जाता है कि राजा ने ही उन आत्माओं को आज़ाद किया है, क्योंकि वो राजा के खिलाफ जा रही थी। अब सैंगैंग और गुचियॉन को शक होता है कि तालाब वाली आत्मा किसी न किसी तरह राजमाता से जुड़ी हुई है। सैंगैंग बताती है कि वो बचपन से ही आत्माओं को सुन सकती है और उसके पिता, जो अब राजा हैं, हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे। दरअसल राजा ने हमेशा सैंगैंग से कहा था कि वो किसी को न बताए कि वो आत्माओं को सुन सकती है। अब गुचियॉन कहता है कि उन्हें उन महिलाओं के जले हुए अवशेषों को नष्ट करना होगा ताकि वे आफ्टर लाइफ में जा सकें, क्योंकि बदले की भावना में रहने के कारण वे वोंग वी में बदल रही थी। इसलिए अगर उनके गुस्से से जुड़े अवशेषों का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें याद आ जाएगा कि वे मरने से पहले क्या थी और उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, ताकि वे आखिरकार दूसरी दुनिया में जा सकें। तो अगर उन हड्डियों को पीसकर पानी में मिलाया जाए और उन पर छिड़का जाए तो अपनी ही हड्डियों के स्पर्श से वोंग वी को सब कुछ याद आ जाएगा और फिर उन्हें दूसरी दुनिया में भेजा जा सकेगा। ये पूरी तैयारी करने के बाद गुचियॉन वापस ग्विम की दुनिया में जाता है और राजमाता क्वीन डावेजर के पास पहुंचता है, जहां तमाम आत्माओं ने उन्हें घेर रखा होता है। सैंगैंग भी राजमाता के पास पहुंचती है, जहां उनके आसपास की सभी महिलाएं बेहोश पड़ी थी। अब गुचियॉन अपनी आड़ू के पेड़ की लकड़ी से बनी तलवार से आत्माओं पर हमला करता है, लेकिन वे आत्माएं तुरंत ठीक हो रही थीं। एक मोड़ पर आत्माएं गुचियॉन पर भारी पड़ने लगती हैं। तब गुचियॉन एक घंटी बजाता है, जिसकी आवाज़ असली दुनिया में सैंगैंग को सुनाई देती है। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो पिसी हुई हड्डियों वाला पानी छिड़कना शुरू कर देती है और जैसे ही पानी आत्माओं को छूता है वे बौखला उठती हैं। सभी आत्माएं गुस्से में आ जाती हैं और ज़्यादा आक्रामक होकर गुचियॉन पर हमला करती हैं और एक वक्त पर वे सब एक जगह इकट्ठा होकर गुचियॉन को दबोच लेती हैं। अब गुचियॉन फिर से घंटी बजाता है और सैंगैंग सारा पानी उसी दिशा में उड़ेल देती है। पानी के वजह से सभी आत्माओं का गुस्सा शांत हो जाता है और उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाता है। इसके बाद गुचियॉन एक एक करके सभी आत्माओं को खत्म करने लगता है, जिससे वे दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। इसी बीच सैंगैंग राजमाता के पास जाती है और कहती है कि आपने मेरे और मेरी माँ के साथ जो किया, मैं उसे भूली नहीं हूँ। यहाँ राजमाता एक तरह से आत्मा के साए में होती है। वो आत्मा बताती है कि जब दरबार की सबसे पसंदीदा महिला मरने वाली थी तो उसने एक श्राप दिया था। श्राप ये था कि अब से इस जगह पर कोई शाही खून नहीं बचेगा। उस पसंदीदा महिला ने कहा था कि मरने के बाद जब वो आत्मा बनेगी तो वापस आकर पूरे शाही खानदान का खात्मा कर देगी। इसके बाद उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। दरबार की कई महिलाओं ने ये बात सुन ली थी
और राजमाता नहीं चाहती थी कि ये राज महल से बाहर जाए। इसलिए उन्होंने अपने आदमी से कहकर सांप की केचुल वाली बात लिखवाई और उन सभी महिलाओं को जिंदा जला दिया जो इस श्राप के बारे में जानती थी। और इससे साबित होता है ये पूरा प्लान राजमाता का ही था। इसी दौरान गुचियोन आखिरी आत्मा को भी मार देता है और राजमाता होश में आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि दरबार की वो सबसे पसंदीदा महिला कौन थी।